हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। एक और क्लास के साथ आप लोगों के साथ हूँ। आज का क्लास चैप्टर नंबर 3.4 ही है। चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन आगे है। उसके जो जहाँ से छोड़ा था उसके आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज के क्लास में। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अलग अलग क्वेश्चन है, 3, 4, 5 क्वेश्चन है। उसमें से कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे जितना हल कर सकते हैं आज के क्लास में। तो ये क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में हो तो विलोपन विधि से हल करें। अस्तित्व में है इसका मतलब क्या हुआ, पहले चेक करना है कि संगत है या असंगत है। अस्तित्व में तभी होगा जब संगत होगा। अगर संगत नहीं है तो वो अस्तित्व में नहीं है, अगर असंगत है तो उसका अस्तित्व में होगा। तो सबसे पहले हम लोग उसके ये समीकरण युग्म बनाने पड़ेंगे। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के थ्रू, कथन के थ्रू हमको समीकरण युग्म बनाना होगा। समीकरण युग्म बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि कौन से समीकरण का हल अस्तित्व में है और कौन से समीकरण का हल अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में होने के लिए क्या होता है, तीन कंडीशन हमने बताए थे। पहला है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, ये अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। दूसरा कंडीशन होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तब भी क्या है, अस्तित्व में है। लेकिन अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तब क्या है, ये अस्तित्व में नहीं है। ये क्या है, अस्तित्व में नहीं है। कब अस्तित्व में नहीं होगा, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है, बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तब अस्तित्व में नहीं होगा। लेकिन इन दो कंडीशंस में अगर है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है, तब ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, अस्तित्व में होगा, और इस कंडीशन में अस्तित्व में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग तो समीकरण युग्म बनाते हैं। समीकरण युग्म बनाने के बाद स्टेटमेंट के थ्रू तब हम इसमें चेक करेंगे कौन अस्तित्व में है और कौन अस्तित्व में नहीं है। तो आइए, सबसे पहले लिखा हुआ क्या है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। अब भिन्न क्या है, भिन्न में क्या होता है, भिन्न को हम लोग क्या लिखते हैं, P बटा Q। P क्या है, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो नॉमिनेटर और इसको लिखेंगे तो डिनोमिनेटर। अब ये देखिए कि अंश और हर में 2 चीजें हैं, भिन्न में 2 चीजें होती है, अंश और हर। तो पहला है कि अंश और हर, तो हमें पता ही नहीं है कि अंश क्या है और हर क्या है, तो हम लोग सबसे पहले ही मान लेते हैं कि अंश क्या है और हर क्या है। तो लिखा, माना कि भिन्न का अंश क्या है, x है, तथा हर बराबर y है। ये x और y अंश और हर हो गए। अब इन अंश और हर से भिन्न क्या होगा, अब भिन्न हमारा होगा x बटा y। भिन्न तो यही लिखते हैं ना, अंश बटा हर। जो ऊपर का डिजिट होता है उसको हम लोग अंश बोलते हैं, नॉमिनेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। अब यहां से प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें। जैसे जैसे बोल रहा है ना, स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग चलेंगे, स्टेटमेंट जैसे जैसे कहते जाएगा हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन आराम से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अंश में 1 जोड़ दे, अंश कितना है, x है, तो अंश में हम 1 जोड़ दिए, तथा हर में से 1 घटा दें। हर क्या है, हर नीचे लिखते हैं ऐसे, हर क्या है, y में से 1 घटा दें, तब क्या होता है, तो भिन्न क्या किस में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। इसका मतलब है कि जब अंश में से 1 जोड़ते हैं और हर में से 1 घटाते हैं तो हमारा जो भिन्न होता है वो होता है 1। 1 तो होता नहीं है, भिन्न तो केवल 1 होता नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं।
तो अब इस कंडीशन को, ये हमारा पहले स्टेटमेंट से पहला समीकरण मिल सकता है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो जो कहते हैं दोनों का वैल्यू रह जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा y माइनस 1। यहां अगर कोई अंक होता 2, 3, 4, 5 होता तो इसके वैल्यू बदल जाते, 2x प्लस 2y हो जाता। डिजिट को एक तरफ करते हैं और लेटर को एक तरफ करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से y को इधर ले आएंगे, x माइनस वाई, और ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -1 पहले से है और ये 1 जाके -1। अब यहाँ से क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या होगा, -1 -2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण पहला हो गया, सॉरी पहला। ये समीकरण 1 हो गया, ये पहले स्टेटमेंट से हमारा पहला समीकरण मिल गया। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में, यहां तक तो हमारा स्टेटमेंट खत्म, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। हर में जोड़ने के लिए कह रहा है, इसका मतलब है कि अंश में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से हर में केवल एक जोड़ना है, अंश में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो अंश को ज्यों का त्यों लिख देंगे और हर में एक जोड़ देंगे। तब ये क्या हो जाता है, यह भिन्न कितना होगा, 1/2 हो जाता है। ये हमारा 1/2 प्राप्त हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा x में, तो 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा y प्लस 1। इसको वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, तो 2x माइनस y हो जाएगा और ये 1। ये हमारा समीकरण दूसरा प्राप्त हुआ। पहले स्टेटमेंट से क्या समीकरण आया, x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरे स्टेटमेंट से आया 2x माइनस वाई बराबर 1। अब सबसे पहले दो हमारा रैखिक युग्म आ गए, लेकिन सबसे पहले हमको चेक करना क्या है कि अस्तित्व में है या नहीं है। तो अस्तित्व में होने के लिए क्या होगा कि अस्तित्व में होगा कब, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों अगर हो जाएंगे बराबर तब होगा, या पहले और दूसरा टर्म बराबर नहीं होंगे तब हमारा रैखिक युग्म का अस्तित्व में होगा। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 छांटना पड़ेगा। तो a1 a2, a1 कितना होगा, a1 हमारा होगा 1, b1 होगा -1 चूंकि -y है, और c1 होगा -2। a1 होता क्या है, x का गुणांक, b1 होता है y का गुणांक, और c1 होता है अचर संख्या जो होता है कांस्टेंट टर्म। b1 इसी तरह से a2 होगा, a2 का गुणांक क्या है 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर है 1। अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हमने छांट लिया। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि इस अस्तित्व में है या नहीं है। तो पहला अस्तित्व में होने के लिए क्या है, पहला दो कंडीशन होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होना चाहिए, और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। दो कंडीशन है। तो पहले चेक करते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2, यही चेक कर लेते हैं। अगर बराबर नहीं होगा तो या यहाँ c1/c2 भी लिख लेते हैं, लिख के और ये सभी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो कंडीशन आएगा उसमें देख लिया जाएगा। अब a1 कितना है 1 है, a2 है 2, b1 कितना है -1, b2 भी है -1 बराबर c1 कितना है -2 और c2 है 1। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 हो गया, ये और ये कट गया, तो क्या बचेगा 1/2 बराबर 1। ये बराबर है नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अस्तित्व में है। चूंकि a1 यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। यही कंडीशन होता है। अगर अस्तित्व में है, क्वेश्चन में ही लिखा है कि अगर अस्तित्व में है तो उसे
विलोपन विधि से हल करें। अब विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे तो हमारा समीकरण, दोनों समीकरण आ चुका है। दोनों समीकरण को हम लोग पहले यहाँ से लिख लेते हैं, फिर से इसको हम लोग मिटाते हैं। उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे इसको मिटाने के बाद दोनों समीकरण को हम लोग लिख के और इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। दोनों समीकरण को लिख लिया। अब विलोपन विधि से हम लोग हल करने के लिए करते क्या थे? विलोपन विधि हमने आपको पहले बताया है, फिर से बता रहा हूं कि विलोपन विधि में करते क्या है। विलोपन विधि में किसी एक टर्म को, x या y को, उनके गुणांक को बराबर करके और उसमें माइनस कर देते हैं, जिससे कि एक टर्म खत्म हो जाता है। जिसको बराबर करते हैं वो टर्म खत्म हो जाता है, इसी को विलोपन कहते हैं या विलोपित करना कहते हैं। तो हम यहां से करते हैं कि ये y और y दोनों टर्म बराबर है, तो ऑलरेडी बराबर है तो हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों का साइन क्या है? दोनों का साइन एक ही है, दोनों माइनस में है, तो हमको क्या करना होगा? एक का साइन चेंज करना होगा। साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे? एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, समीकरण 1 में से 2 को अगर घटा देंगे तो क्या हमें मिलता है कि ये इन दोनों का जो गुणांक है वो दोनों बराबर है, मतलब -y और -y है। हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म प्लस माइनस हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो हमारा केवल x का टर्म बच जाएगा, और x का टर्म बच जाएगा तो हमें x की वैल्यू निकल आएगी। x का वैल्यू निकालने के बाद हम उसको किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा y का वैल्यू निकल के आएगा। तो देखते हैं, यहाँ समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख दिया हमने। समीकरण 2 में अब माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करते हैं तो सभी का साइन हम लोग क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। जो प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। तो ये प्लस था, माइनस कर दिया, ये माइनस था, प्लस हो गया, ये प्लस था, माइनस हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये -y है और ये +y है। अब ये -y + y, एक y में से एक y घट जाएगा तो क्या होगा? 0 बच जाएगा। अब यहाँ -2x है और यहाँ x है, तो -2 में से +x क्या होगा? 1 घट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा -x, क्योंकि ये माइनस में जो बड़ा टर्म है वो माइनस में है। माइनस में से प्लस को घटाएंगे तो माइनस का साइन रहेगा। यहाँ देखिए -2 और -1, इन दोनों का साइन माइनस हो गया। अब ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस प्लस करते हैं, जब माइनस और प्लस को अगर जोड़ते हैं, माइनस और माइनस को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है? इनका साइन हो जाता है माइनस, जुड़ेगा लेकिन, तो ये -2 और -1 मिलके हो जाएगा -3। ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर 3 आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब इस x का वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि समीकरण 1 में ही रखना है या समीकरण 2 में ही रखना है, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर -2। ये समीकरण 1 है, x का वैल्यू रख देंगे। तो ये x का वैल्यू 3 रख दिया, इस माइनस को माइनस रख दिया, ये -2 है। अब इस y को उधर लेके जाएंगे, ये y उधर चला जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये -2 था, इधर आके क्या होगा? +2y। अब y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 और 2 कितना हो गया? 5। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3, तो हमारा यही हमारा आंसर हो गया इस समीकरण का।
आंसर नहीं हुआ, सॉरी, ये हमारा x और y का वैल्यू आया, मतलब x हमारा क्या है, अंश है, और y हमारा क्या है, हर है। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, वह भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न बराबर हम लोग क्या माने हैं, भिन्न क्या था, x बटा y। x का वैल्यू आया कितना हमारा 3 और y का वैल्यू आया हमारा, y का वैल्यू आया हमारा 5। तो हमारा जो भिन्न आया, अविष्ट भिन्न, रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है वो क्या था, 3/5 आ गया। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 आया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अभी आयु वाले क्वेश्चन जो है ना, अभी से अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको लाइफ टाइम काम आएगा, जब तक आप कंपटीशन देते रहेंगे, जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे। ये क्वेश्चन, ये जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक ये क्वेश्चन काम आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक आप नौकरी के लिए भी तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इसलिए बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। अगर आज हमारा आयु किसी भी बच्चे का अगर आयु आज 15 साल है तो उसका 5 साल पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 साल माइनस कर देंगे उसमें। मतलब अभी अगर 15 साल का है तो उसको 5 साल पहले 10 साल का होगा, यही होगा। अगर अभी 15 साल का है तो 5 साल बाद या 10 साल बाद वो कितने साल का होगा, 25 साल का होगा। तो जब भी अगर कहे कि बाद का, तो हम उसमें जितना साल बाद कहेगा उतना साल को हम जोड़ देंगे उसके वर्तमान आयु में। और अगर पूर्व का कहे तो जितना आयु वर्तमान में है उसमें से हम उसको उतना ही आयु को घटा देंगे, तो हमारा पूर्व का आयु निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज है, इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब ये हो तो जाएगी या पहले थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है यही नहीं पता। तो वर्तमान का पहले जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमारा पूर्व का आयु नहीं निकल पाएगा और ना तो बाद का आयु निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु है क्या। तो लिखेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये मान लिया, वर्तमान आयु दोनों के हमने मान लिए, नूरी के मान लिए x वर्ष और सोनू के मान लिए y वर्ष। अब वर्तमान आयु निकल आया तो हमें पहले की आयु भी निकल आएगी और बाद की आयु भी निकल आएगी। तो यहां से लिखेंगे कि पूर्व का कितना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो लिखेंगे यहां 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना होगा, वर्तमान आयु x है तो 5 साल पहले कितना होगा। अगर वर्तमान आयु 15 है तो 5 साल पहले कितना होगा, 10 साल होगा। कैसे किया, 15 में से 5 को घटा दिया। तो यहां वर्तमान आयु x है तो 5 साल पहले की आयु क्या होगा, x माइनस 5, यही होगा। सोनू की वर्तमान आयु y है तो सोनू की 5 साल पहले की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष पूर्व किसकी, सोनू की आयु बराबर क्या होगा, y माइनस 5। उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे। अगर वर्तमान आयु किसी की जो भी दिया होगा, वर्तमान आयु में से पूर्व की आयु, जितने साल पूर्व की आयु पूछ रहा है उतना साल अगर घटा देते हैं तो उतने साल पूर्व की आयु हमें मिल जाती है। यहां हमने वही किया है कि x वर्ष वर्तमान आयु है तो 5 साल पहले किसी की आयु कितनी होगी, तो जो वर्तमान आयु होता है उसमें से 5 साल घटा दिया तो x माइनस 5 आया और y माइनस 5 आया। अब ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से क्या होगा
कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। सोनू की आयु कम थी, नूरी की आयु ज़्यादा थी। लेकिन हम ये इक्वेशन जब बनाते हैं तब क्या करते हैं, दोनों को हम लोग बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या किया जाता है कि जिसका ज़्यादा होता है ना, उसके अपोजिट वाले को अगर गुना कह रहा है तो हम अपोजिट वाले को 3 से गुना कर देंगे, और अगर प्लस या माइनस कह रहा है कि इतना बड़ा है या इतना अंतर है तो हम उसको उसमें से प्लस या माइनस कर लेते हैं। तो यहां कह रहा है कि सोनू की आयु 3 गुनी थी। अब यहां लिख लेते हैं सिंपल सा कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु इतनी थी, और बराबर में हम लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5, ये लिख लिया। लेकिन ये एक्चुअल में बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये नूरी, जाहिर सी बात है, यहां कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी बड़ी थी। मतलब अगर इसका आयु 5 साल था तो इसका आयु कितना था? 15 साल था। तो इन दोनों को हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें या तो 3 से भाग दे दें या इसमें 3 से गुणा कर लें। चूंकि ये 3 गुना इसका कह रहा है, इसका 3, ये जो आयु है इसका 3 गुना है, तो इसका मतलब है कि इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। ये अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों का आयु क्या होगा? बराबर होगा। हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन बनाने के लिए हमको यही चीज करना पड़ता है, बैलेंस। जब तक समीकरण को हम लोग बराबर करना सीख जाएंगे तो हम किसी भी स्टेटमेंट से समीकरण बना सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु से 3 गुनी थी, तो नूरी की आयु इतना है 5 साल पहले, सोनू की आयु इतना है, इसमें 3 से गुना कर दिया तो ये दोनों आयु क्या हो गया? बराबर हो गया। अब यहां से हल करते हैं तो ये x माइनस 5 बराबर 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y माइनस 15 हो जाएगा। अब अक्षर को एक तरफ करते हैं, अंक को एक तरफ करते हैं, तो ये y को इधर ले आया, x माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये प्लस, ये इधर माइनस था तो इधर जाके प्लस हो गया। अब यहां से लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 10। ये हमारा समीकरण पहला आ गया। पहला समीकरण आ गया। अब दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? 10 वर्ष पश्चात। अब कह रहा है, पहले क्या कह रहा था? 5 वर्ष पूर्व, अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पश्चात। पश्चात का मतलब बाद में। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात ना लिख के बाद लिख देते हैं, बाद नूरी की आयु। नूरी की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष बाद। अभी अगर वर्तमान आयु x है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा? x प्लस 10। और इसी तरह से सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? अभी वर्तमान में y है तो y प्लस 10 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो समीकरण है ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले तक तो कितनी थी? 3 गुनी थी, लेकिन अब 10 वर्ष बाद जो आयु होगी वो 2 गुनी हो जाएगी। तो जैसे हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहां अब किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से होगा। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से x प्लस 10 बराबर 2 इंटू वाई प्लस 10। ये जो है इस आयु का, ये आयु दुगना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो x ये 2y आके माइनस 2y हो जाएगा। ये 20 माइनस 10, ये 10 जाके उधर माइनस हो गया। फिर लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10। ये आया हमारा समीकरण दूसरा। पहला समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। अब यहां देख रहे हैं कि ये किसी एक को विलोपन विधि से हल करना है, तो किसी एक को बराबर करके, उसके कांस्टेंट को बराबर करके, गुणांक को बराबर करके और उसको हटाना पड़ेगा। तो यहां हम देख रहे हैं x का दोनों में गुणांक बराबर है, ये x एक है, एक x यहां भी है, तो दोनों का अगर गुणांक बराबर है तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, और साइन भी दोनों का माइनस है,
तो साइन दोनों का अगर माइनस है और गुणांक भी बराबर है तो हम इनको क्या करते हैं, सिंपल सा माइनस कर देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो घटाने पर इन दोनों का साइन अलग अलग हो जाएगा, ये प्लस बच जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहां से करते हैं समीकरण 1 माइनस 2 करने पर आप सिंपल लिख सकते हैं समीकरण 1 में 1 से 2 को घटाने पर, यहां हमने घटाने का माइनस का साइन दे दिया है, तो इसका मतलब भी वही है कि समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 कितना है, x माइनस 2y बराबर 10। यही है। अब जब माइनस करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा दूसरा समीकरण का साइन सब चेंज कर देते हैं, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब यहां देख रहे हैं x प्लस में और x माइनस में, तो क्या होगा, x में से x घट के 0 हो जाएगा, इसको हमने सिंपल काट दिया। अब यहाँ माइनस 3y है, यहाँ प्लस 2y है, ये माइनस 2y था लेकिन साइन जब चेंज हुआ तो ये प्लस हो गया। तो यहां से क्या करेंगे, एक प्लस है एक प्लस है और दूसरा माइनस है, माइनस 3y में से 2y घटा देंगे तो क्या होगा, माइनस y बच जाएगा। अब ये माइनस 10 है और ये माइनस 10 है, माइनस 10 और माइनस 10 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दोनों का साइन सेम है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस 20 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमारा आ गया क्या, 20। y बराबर आ गया। y हमने क्या माना था, सोनू की वर्तमान आयु माना था 20 साल। अब हमें नूरी की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमको y का वैल्यू किसी न किसी समीकरण में रखना पड़ेगा, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना होगा। तो हम यहां से लिखते हैं समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे x माइनस 3, y का वैल्यू कितना आया हमारा, y का वैल्यू आया है 20 रख दिया, माइनस 10, x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10। 60 अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, x बराबर माइनस 10 प्लस 60, x बराबर क्या होगा, ये 60 में से 10 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 50। x का वैल्यू हमारा आया 50, y का वैल्यू आया 20। अब हम देख सकते हैं कि हमारा x और y हमने माना क्या था, तो x माना था नूरी की वर्तमान आयु और y माना था सोनू की वर्तमान आयु। तो ये हम लिख देंगे कि अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर x माना था, तो x बराबर आया 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा हल आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को हल करके, और इसके बाद बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, 2 क्वेश्चन हम छोड़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह से आपको वो आयु पर आधारित क्वेश्चन था, इसी तरह से अंकों के संख्या के आधार पर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत आगे तक आपको लेके जाएगा, बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ना पड़ेगा, मतलब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अक्सर आते रहेगा और हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे होता है। ये पहला कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या मतलब वो 9 से ज़्यादा है, मतलब 10 है, 11 है, 12 है, और कहाँ तक है, 99 तक है। कोई भी हो सकता है, 10 से लेके 99 तक का कोई भी संख्या हो सकता है वो। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब एक तो संख्या है कि मान लीजिए कोई संख्या 12 है, 12 है।
अब 12 के जो दो अंक कौन कौन से हैं, 1 और 2 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 9 दिया हुआ है। अब इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, अगर 12 को हम संख्या के अंकों को 12 जैसे मान लीजिए ये है, तो 12 में ये इकाई है और ये क्या है, दहाई है, तो ये 12 है। अगर इसी को हम अंकों को संख्या को जगह को पलट दें, मतलब इसको कर दें 2 और इसको कर दें 1, 2 के जगह 1 और 1 के जगह 2, तो ये क्या हो जाएगा, अब अगर अंकों की संख्या को बदल दें तो ये अब क्या होगा, 21 हो जाएगा। इकाई के स्थान पर 1 हो जाएगा और दहाई के स्थान पर 2 हो जाएगा। तो हमारा अंकों का संख्या जो बदल जाएगा, अब इसका वैल्यू भी बदल जाएगा। अब ये मान लीजिए 12 है, ये 21 है, तो इनमें डिफरेंस कितना है, 21 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो इसी तरह से ऐसा ही कोई संख्या है जिसका अंकों का योग 9 दिया हुआ है, इस संख्या का 9 गुना। अब स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं संख्या में क्या होता है, दो अंकों की संख्या है, तो जाहिर सी बात है 2 अंक होंगे, एक इकाई अंक होगा और दूसरा दहाई अंक होगा। तो हमें पता नहीं है कि कौन सा इकाई अंक क्या है और दहाई अंक क्या है, तो हम मान लेते हैं कि इकाई अंक x है। माना कि इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है। अगर इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या होगा, कोई भी संख्या, 2 अंकों की संख्या जो होती है वो होता है 10 गुना दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। संख्या ये होता है 2 अंकों की संख्या। अगर 3 अंकों की संख्या होगा तो 100 गुना सैकड़ा प्लस 10 गुना दहाई प्लस 1 गुना इकाई होता है। अब यहां से अगर 12 है तो क्या है, ये 12 ये इकाई है, ये दहाई है। दहाई में क्या है, ये 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2, ये तो 10 गुना दहाई, सॉरी 1 गुना दहाई है और प्लस 2 इकाई है, यही तो लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक लिखते हैं। तो हमारा जो संख्या होगा 10 गुना दहाई अंक, तो 10 दहाई अंक क्या है y और प्लस इकाई अंक क्या है x। तो हमारा जो संख्या है ये आना चाहिए। अब स्टेटमेंट के थ्रू चलते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब अगर कह रहा है कि 12 कोई संख्या है तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे ना तो 1 प्लस 2 बराबर 3। इसी तरह से इस संख्या में जो हमने इसका जिसका इकाई अंक x माना है और जिसका दहाई अंक y माना है, इस संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो लिखेंगे प्रश्न से इकाई अंक प्लस दहाई अंक बराबर कितना है, x प्लस y बराबर कितना है, 9। ये समीकरण पहला आ गया। स्टेटमेंट पहले से पहला समीकरण आ गया। अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अगर संख्या के अंकों को पलट दें तो संख्या के अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा, y चला जाएगा इकाई पे और x चला आएगा दहाई पे। तो यहां लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर, पहले क्या था 10 गुने दहाई अंक, तो दहाई अंक था y। अब क्या हो जाएगा, जब संख्या को पलट देंगे तो जैसे 12 है, 12 में इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, मतलब 2 गुने दहाई हो जाएगा प्लस इकाई अंक हो जाएगा। तो यहाँ से इसी तरह से हो जाएगा, तो 10 गुने x हो जाएगा प्लस y। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इकाई अंक दहाई के जगह चला गया और दहाई अंक इकाई के जगह चला गया। तो इकाई अंक पहले से x था, अब वो क्या हो गया, दहाई अंक हो गया, और दहाई अंक y था तो अब हो गया वो इकाई अंक। तो अंकों से को पलटने से बनी जो संख्या है वो क्या है, 10x प्लस y। अब जो ये कंडीशन आया है कि दूसरा स्टेटमेंट है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, जो पहले वाली संख्या है, पहले वाली संख्या ये है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, पहले वाले में 9 से गुना करने के संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का जो पहले से जो
हमारा ओरिजिनल संख्या है, इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस x, इसका 9 गुना बराबर क्या है, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुने के बराबर है, किसके, इस संख्या के 2 गुने के बराबर। तो यहां से लिख लेंगे 10x प्लस y। ये हमारा दूसरे स्टेटमेंट से दूसरा समीकरण निकल के आएगा। तो ये अब इसको हल करेंगे, हल करने पर क्या मिलता है, इससे दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 गुना 9 बराबर 90y प्लस 9 गुना x 9x बराबर 2 गुना 10 तो 20x प्लस 2 गुने y तो y। ये आ गया। अब इसमें देख रहे हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सारे क्या है, वेरिएबल टर्म ही है, तो वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे। तो क्या होगा, यहां पहले x वाले टर्म को लिखेंगे, तो यह है 9x, ये आएगा माइनस 20x, ये 90y ऑलरेडी पहले से ही है इधर, ये 2y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा माइनस में 2y, इधर क्या हो जाएगा 0। अब 9 में से 20 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 20 में से 9 घटेगा, तो माइनस 11x प्लस 90 में से 2 घटेगा, बचेगा 88y बराबर 0। अब यहां से देख रहे हैं 11 और 88 दोनों में कॉमन है, 11 एकम 11, 11 8 88, तो माइनस 11 हम यहां से कॉमन कर लेते हैं, तो बच गया माइनस 11 कॉमन कर लिया, तो यहां से बचेगा x, और ये माइनस जब बाहर निकालिए तो माइनस यहां से बच जाएगा, चूंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8y बराबर 0। अब ये इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो 0/11 हो जाएगा, तो 0/11 मतलब 0 हो जाता है, तो यहाँ से ये 11 खत्म हो जाएगा, x माइनस 8y बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा समीकरण दूसरा आ गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब पहला समीकरण ये था, दूसरा समीकरण ये है। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि अस्तित्व में है कि नहीं है। तो पहले हमको अस्तित्व में होने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2 छांटना होगा। तो a1 बराबर है हमारा x का गुणांक 1, b1 बराबर है y1 और c1 बराबर है 9। तो ये हमारा a1 1 है, b1 1 है, c1 9 है, a2 1 है, b2 -8 है और c2 0 है। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि अस्तित्व में है कि नहीं है। अस्तित्व में होगा तो कैसे होगा, अस्तित्व में होने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, एक ही साथ लिख दिया है। इसको चेक करने के लिए अस्तित्व में कब होगा, या तो ये तीनों बराबर हो तब, या ऐसा हो तब। ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगा तो हमारा अस्तित्व में होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसका वैल्यू पुट करेंगे 1, a1 कितना है 1/1, b1 1 है और b2 है -8 बराबर c1 है 9 और c2 है 0। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि 1/1 बराबर 1/-8, ये बराबर है नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः अस्तित्व में है। क्या है, हल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। अब अगर हल अस्तित्व में है तो अस्तित्व में होने के लिए उसको क्या करेंगे, फिर समीकरण को हल करेंगे, उसका हल निकालेंगे कि x का वैल्यू क्या आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना होगा। हल करना किस विधि से है, विलोपन विधि से है। तो हम इस बाकी को मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं इसको, समीकरण x + y बराबर है 9, ये समीकरण 1 है।
और x माइनस 8y बराबर है 0। ये समीकरण दूसरा है। अब ये दो समीकरण आ गए हैं हमारे। अब इनको क्या करना है, हल करना है हमको विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक टर्म को बराबर करेंगे x या y को। अब यहां देख पा रहे हैं हम इन दोनों का जो साइन है, इन दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है। इन दोनों का साइन अलग है लेकिन गुणांक क्या है, गुणांक भी अलग है, गुणांक बराबर नहीं है। तो हमको गुणांक बराबर करना पड़ेगा। y के गुणांक को हम बराबर कर लेते हैं। तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए ये 8y है, ये केवल y है। तो इसमें हम अगर 8 से गुना कर दें तो ये भी 8y हो जाएगा, ये भी 8y हो जाएगा। दोनों का साइन है जो अलग है। इसमें हम 1 से गुना करेंगे क्योंकि हमको इसको कोई चेंज नहीं करना है। तो 1 से गुना करें ना करें मतलब नहीं है, ये जो कहते हैं वो रखना है हमको। तो हम इसको 1 से गुना कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुना 8 करके समीकरण 2 गुना समीकरण 1 गुना 8 और समीकरण 2 गुना 1 करके जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 को 8 से गुना कर दें, समीकरण 2 को 1 से गुना कर दें और दोनों समीकरण को जोड़ दें। जोड़ क्यों देंगे, क्योंकि दोनों का हमको डिफरेंस साइन है, अलग अलग अपोजिट साइन है। तो हम जोड़ देंगे तब भी एक टर्म खत्म हो जाएगा, y का टर्म खत्म हो जाएगा। तो पहले समीकरण को 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8x प्लस 8y बराबर 8 9 72। इसको करेंगे x माइनस 8y बराबर 0। 1 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। यहाँ से चूंकि जोड़ रहे हैं तो हमको साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं। जोड़ रहे हैं तो हमें साइन करने की कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, 8y माइनस 8y कैंसिल हो जाएगा। ये 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9x बराबर 72 प्लस 0 72 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या होगा, 72 बटा 9, 9 8 72। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। यहां लिखेंगे x का मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है कितना है, x प्लस वाई बराबर 9। x बराबर क्या आया, x बराबर आया हमारा 8। तो यहां रख देंगे 8 प्लस वाई बराबर 9। अब इस 8 को उस तरफ ले जाएंगे बराबर के दूसरे तरफ, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 8। इसलिए y बराबर क्या आया, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचा। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू आया था 8। x के वैल्यू को हमने समीकरण 1 में रखा और उस समीकरण को हल किया तो y का वैल्यू आ गया हमारा 1। अब हमें निकालना क्या है, हमने माना क्या था, इकाई अंक x और दहाई अंक y, और इकाई और दहाई अंक मिला के हमारा संख्या बना था 10y प्लस x। तो हमें वह संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर है 10y प्लस x है। यही तो संख्या बना था हमारा। अब इसमें y और x का वैल्यू रख देंगे। तो y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू कितना है, 8 है। तो ये 10 गुणा 1 10 प्लस 8 बराबर में कितना होगा, 18। तो अभिष्ट संख्या जो रिक्वायर्ड नंबर था, रिक्वायर्ड संख्या था हमारा, वो कितना आया, 18। यही वो संख्या है जिसमें ये सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ और ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 4 और 5, जिससे कि इसके बाद हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। बाकी 2 क्वेश्चन इसमें से जो बचे हुए हैं उसको मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप खुद बनाएंगे। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगला चैप्टर है हमारा बज्र गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। तो हम आपको अगले क्लास में मिलते हैं।
एक अगले विधि के साथ समीकरण युग्म को हल करने की एक अलग विधि जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि। उसमें क्या नया सीखते हैं आगे अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।